प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं से विज्ञान विषय अध्याय 3 धातु एवं अधातु से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। आपको समस्त प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर प्राप्त होंगे। अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी उत्तरों के हल इस वीडियो में हम देखेंगे। अध्याय 3 है, यह चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात इस अध्याय के बारे में आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा और अब हम कक्षा 10 में इस अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर किस प्रकार लिखे जाने हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। अभ्यास में शुरू में दिए गए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, जिनमें हमें किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। विस्थापन अभिक्रिया यहाँ बताना है, कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, C दिया गया है फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, और सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो इन्हें विस्थापन अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर होगा डी। दूसरा प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीज लगाकर, या बी पेंट लगाकर, सी जिंक की परत चढ़ाकर, डी ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर होगा लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाकर हम लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जिंक की परत चढ़ाकर। अगला प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो दिए गए हैं कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा। इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम। प्रश्न एक बार पुनः देखते हैं, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो सही ऑप्शन होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, सी ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या डी टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इसका सही उत्तर होगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। हथौड़ा है, बैटरी है, बल्ब है, तार एवं स्विच दिया गया है, तो इनके बीच धातु और अधातुओं को बताना है। हम इनमें कैसे भेद कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। इसका उत्तर है, दिए गए नमूने को हथौड़ा से पीटने पर यदि यह पदार्थ टूटकर बिखर जाता है तो यह अधातु है। जो नमूना हमें दिया गया है उसे हथौड़े से पीटते हैं और वह बिखर जाता है तो यह अधातु है। यदि यह हथौड़ा की चोट से थोड़ा थोड़ा फैल जाता है तो यह धातु है। धातु के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। यदि हम हथौड़े की चोट लगाते हैं किसी धातु पर और वह फैल जाता है, धातु का फैलना आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित कहता है। हथौड़े से पीटते समय धातु से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण के कारण धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है। तो धातु को जैसे हथौड़े से पीटते हैं एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धातुओं का ध्वनिक गुण कहा जाता है। बैटरी, बल्ब, स्विच व तार की सहायता से निम्न प्रकार से एक विद्युत परिपथ तैयार कर लिया जाएगा। इसके द्वारा भी हम धातु और अधातु की पहचान कर सकते हैं। जैसे आज हमने परिपथ तैयार किया है, कुंजी की जगह हमने जो हमारे पास नमूने दिए गए हैं उनका प्रयोग किया। यदि विद्युत प्रवाहित होती है तो वह नमूना धातु है, और विद्युत प्रवाहित नहीं करता तो वह धातु है। तो यहाँ पर कुंजी की जगह, स्विच की जगह हम प्रत्येक नमूने का प्रयोग करेंगे, और जिस नमूने से बल्ब प्रदीप्त हो जाता है, बल्ब जल जाता है, अर्थात विद्युत का चालन करता है, क्योंकि धातुएं विद्युत की चालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो इस परिपथ के द्वारा भी हम धातु और अधातु की पहचान कर सकते हैं। अब विभिन्न नमूनों को बिंदु ए तथा बी के बीच रखकर परीक्षण किया जाएगा। यहाँ पर हमने जो परिपथ बनाया है, ए और बी की जगह धातु और अधातु को रखकर हम परीक्षण करेंगे। यदि बल्ब जलता है तो नमूना धातु है, अन्यथा यह अधातु है, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातु एवं अधातुएं विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। अगला प्रश्न है, धातु एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन
कीजिए। धातुएं, इसका उत्तर है धातुएं एवं अधातुएं विभेदन के लिए विभिन्न परीक्षणों की आवश्यकता है। चूँकि ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, परंतु यह आघातवर्ध नहीं है। इसे हथौड़े से चोट करने से टूट जाता है, अतः उपर्युक्त सभी परीक्षणों की आवश्यकता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। यहाँ प्रश्न आया है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण देना है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। यहाँ पर इनकी अभिक्रिया देखते हैं। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 6HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3H2O। और दूसरा उदाहरण है Al2O3 प्लस 2NaOH इक्वल टू 2NaAlO2 प्लस H2O। तो इस प्रकार से हम उदाहरण भी दे सकते हैं, समीकरण द्वारा उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार से यह उभयधर्मी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले दो धातु मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम हैं, जबकि ऐसा नहीं कर सकने वाले धातु सोना एवं चांदी हैं। तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते वह हैं सोना एवं चांदी। किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड कैथोड एवं विद्युत अपघटक कैसे बनाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में जिस धातु का परिष्करण करना होता है उसकी मोटी परत को एनोड बनाया जाता है, जबकि उसी धातु के शुद्ध टुकड़े से कैथोड बनाया जाता है, और धातु के किसी लवण के जलीय विलयन को विद्युत अपघट्ट बनाते हैं। यहाँ प्रश्न था किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड कैथोड एवं विद्युत अपघट्ट किसे बनाएंगे? तो उत्तर हमने देखा विद्युत अपघटनी परिष्करण में जिस धातु का परिष्करण करना होता है उसकी मोटी परत को एनोड बनाया जाता है, जबकि उसी धातु के शुद्ध टुकड़े से कैथोड बनाया जाता है, और धातु के किसी लवण के जलीय विलयन को विद्युत अपघट्ट बनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। अगला प्रश्न है प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर और आर्द्र लिटमस पत्र पर हमें बताना है कि जो गैस को एकत्रित किया है गैस की क्रिया लिटमस पत्र पर क्या होगी। सूखे लिटमस पत्र पर और आर्द्र या गीले लिटमस पत्र पर क्या क्रिया होगी। प्रश्न बी है ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। इसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर प्लस O2 या ऑक्सीजन इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड। सूखे लिटमस पत्र पर SO2 गैस का कोई प्रभाव नहीं होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आर्द्र नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। यह इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं सल्फर, यहाँ हमने देखा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सूत्र होगा SO2 प्लस H2O इक्वल टू H2SO4। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां। तो इसका उत्तर है लोहे को जंग से बचाने के लिए दो महत्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित हैं। पेंट करके, तेल लगाकर या ग्रीज लगाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। तो पहला उपाय है पेंट करके। पेंट करके लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। तेल लगाकर या ग्रीज लगाकर भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है। जस्ते की परत चढ़ाने की जो क्रिया होती है उस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन के द्वारा भी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैंस ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातुएं कैंस ऑक्साइड बनाती हैं। इसका उत्तर देखते हैं। कुछ अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं जो जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करती हैं। यहाँ पर क्रिया दी गई है जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 इक्वल टू CO2,
CO2 प्लस H2O इक्वल टू H2CO3 जो है कार्बनिक अम्ल। तो यहाँ कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अधातुएँ ऑक्सीजन से संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जो यहाँ पर कार्बनिक अम्ल के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। जबकि कुछ अधातुएँ ऑक्सीजन से संयोग करके उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे H2O, NO2 और CO आदि। तो अधातुएँ यहाँ पर उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, और हमने यहाँ पर देखा था कि कुछ अधातुएँ ऑक्सीजन से संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड भी बनाती हैं। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका हमें कारण बताना है। तो प्लेटिनम, सोना एवं चांदी जैसी धातुएं अत्यंत आघातवर्ध, चमकदार एवं तन्य होती हैं। बहुत कम अभिक्रियाशीलता के कारण ये धातुएं ऑक्सीजन एवं नमी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अतः आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह धातुएं आघातवर्ध, चमकदार और तन्य होती हैं, इसलिए जो आभूषण बनाए जाते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का आकार दिया जा सकता है। 12वें का अगला है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों किया जाता है? सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम जैसी धातुएं वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती हैं। ये धातुएं जल के साथ भी अभिक्रिया करती हैं, अतः इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न जैसे आता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेता है, और ये धातुएं जल के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। थोड़ी सी आग से संपर्क करके यह धातुएं जलने लगती हैं या आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। ऑक्साइड की यह परत एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाती है, अतः एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। निष्कर्षण, अगला प्रश्न है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इसका कारण बताइए। तो कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? तो तांबे की सतह पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की एक परत बनने के कारण बर्तन अपनी चमक खो देती है। नींबू में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बनाती है। तो खट्टे पदार्थ से साफ करने पर यह पदार्थ साफ हो जाते हैं और इन पर चमक पुनः वापस आ जाती है, अतः खट्टे पदार्थ से बर्तन फिर से चमकीली हो जाती है। यहाँ पर धातु और अधातु में अंतर हम देखते हैं। धातु और अधातु में क्या अंतर है? तो धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। ये धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, तो सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, अधातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो यह हमने देखे धातु और अधातु में अंतर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 15। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। यह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो इस प्रश्न पर विचार करते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, सुनार द्वारा उपयोग किया गया विलयन एक्वारेजिया था। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का यह ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना को अपने में घोल सकता है। एक्वारेजिया जो है वह सोना को अपने में घोल सकता है, सोने को घोल देता है, जिसके कारण सोने का कुछ अंश इसमें घुल गया, जिससे बाद में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो सोनार जो आभूषणों को साफ करते हैं वह एक्वारेजिया में करते हैं, और एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है और हमें आभूषणों का वजन कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात
या लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो इसका उत्तर है लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनती है। जब लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ इसका सूत्र दिया गया है 3Fe जो सॉलिड है प्लस 4H2O गैस या भाप है इक्वल टू Fe3O4 जो सॉलिड है प्लस 4H2 जो गैस है। इस प्रकार से लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पर दिया गया है 4H2 के रूप में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। साथ ही नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे में जंग लग जाता है, परंतु जल का तांबे के साथ इस तरह की अभिक्रिया नहीं होती है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात या लोहे की मिश्र धातु का नहीं। यहाँ पर देखें कक्षा 10वीं विज्ञान से अध्याय 3 धातु एवं धातु के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर। यदि आप चाहते हैं और भी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी अध्यायों के प्रश्नोत्तर, समाधान, पाठ सारांश सभी यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। जैसे ही किसी पाठ के प्रश्नोत्तर या किसी पाठ की जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाएगी वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। कक्षा 10वीं के प्रश्नोत्तर आपने देखे विज्ञान विषय से, कक्षा 9वीं के भी विज्ञान विषय से सभी अध्यायों के सभी चैप्टर्स के प्रश्नोत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे। तो कक्षा 9 के छात्रों को भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और समय समय पर होने वाले पब्लिश होने वाली इन जानकारियों को आप देखें, प्रश्नोत्तर प्राप्त करें और विज्ञान से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ आप इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।